चलिए बेटा, अब तक हमने किया था कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम था कि आपने कहा था स्मॉल सप्लायर्स के लिए हमने एक लिबरल टैक्स की स्कीम बनाई थी, जिसमें हमने टैक्स रेट्स कम रखी थी। उस टैक्स रेट्स में हमने कहा था कि हम गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड कर रहे हैं 1.5 करोड़ और 50 लाख हमने सर्विसेज के लिए लिमिट रखी थी। फिर उसके बाद अब हम कंपोजिशन स्कीम का पार्ट 2 यानी कि इसके फर्दर जो पॉइंट्स रह गए थे वो करेंगे। कल तक हमने कहा था कि कंपोजिशन वाले इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपने ही राज्य में यानी इंट्रा स्टेट सप्लाईज कर सकते थे। उसके बाद हमने कहा था कि आपके जितने भी कंपोजिशन वाले पर्सन्स हैं इनका एक एग्रीगेट शिवांग। ओके गर्ल्स, लेट्स कंटिन्यू। कैन यू हियर मी प्रॉपरली? यस मैम। ओके यस मैम। बेटा, नेक्स्ट मैंने आपको एक स्लाइड दिया हुआ है, या तो बच्चे एक काम करो, आप इसको ना ग्रुप में शेयर कर दो क्योंकि ऐसे कन्फ्यूजन होगा। गर्ल्स, अगर आप कंफर्टेबल हो, शिवांगी आपको शो कर रही है तो आप वहाँ से देखिए। आप कंफर्टेबल थे उसमें? यस मैम। ठीक है शिवांगी, शेयर कर दो फिर। हम इसे ना जूम भी कर सकते हैं, अगर आप स्क्रीन को जूम करोगे तो ये भी जूम हो जाएगा। चलिए, हमने कंपोजिशन पार्ट 2 इसमें करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन लेवी की एक डायग्राम मैंने सेंड किया हुआ है, वो देखिए। इसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है कंडीशंस, यानी कि कंपोजिशन स्कीम के लिए कौन कौन से पर्सन्स एलिजिबल होंगे या फिर किन कंडीशंस पे हम कंपोजिशन स्कीम देंगे। फर्स्ट आपने पढ़ा है आपका एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ होना चाहिए। सर्विसेज हैं तो 50 लाख होना चाहिए। आप जो टैक्स देंगे वो आप सिर्फ सप्लायर ही देगा, यहाँ पे रिसिपिएंट ऑफ गुड्स टैक्स को पे नहीं करेगा। फिर हमने पढ़ा था कि कंपोजिशन स्कीम में आईटीसी भी अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद कंपोजिशन स्कीम तभी अवेलेबल होगी जब किसी पर्सन ने जिसके पास एक पैन है और उसके जितने भी बिजनेस हैं उसने सेम पैन के अंडर जितने भी रजिस्ट्रेशंस करवाए हैं, यानी कि अगर वो ABC 3 फॉर्म ओपन करके बैठा है, 3 बिजनेसेस कर रहा है, तो एक ही पैन होने की वजह से उसकी वो तीनों फॉर्म भी कंपोजिशन के अंडर आनी चाहिए। अगर वो 2 फॉर्म के ऊपर कंपोजिशन लेता है, तीसरी के ऊपर नहीं लेता, तो ऐसा पर्सन कंपोजिशन के अंडर लाइबल नहीं होगा, फिर उसको नॉर्मल रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। इस डायग्राम में सेकंड पॉइंट हमारे पास है नॉन एलिजिबल सप्लाईज, यानी कि जिनको हमने ना तो GST रेंज में रखना, कुछ ऐसी भी होंगी जो आपकी कंपोजिशन में नहीं आएंगी, ऑब्वियसली वो नहीं आएंगी जिनकी सप्लाईज आपके 1.5 करोड़ से ज़्यादा हैं। जो भी गुड्स आपकी GST रेंज में इंक्लूड नहीं है उनको हम कंपोजिशन में भी नहीं ला सकते। दूसरा, अगर आप कोई आउटवर्ड सप्लाई यानी कि कोई सेल कर रहे हो जो आपकी इंटर स्टेट है, उसको भी हमने कंपोजिशन में इंक्लूड नहीं करना। तीसरा, ई-कॉमर्स ऑपरेटर। फिर उसके बाद सर्टेन गुड्स मैंने आपसे बताया था जो गवर्नमेंट से नोटिफाइड हैं, उनका नाम क्या था? आइसक्रीम, टोबैको और पान मसाला। ये सब चीज़ें कंपोजिशन में इंक्लूड नहीं होंगी। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट कुछ कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं। बच्चे आप जूम करके इसको देख सकते हो, आप जूम कर लीजिए प्लीज़ इसको। कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। कंडीशन में पहला, वो पर्सन नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। मैंने कल भी बताया था वो कैजुअल टैक्सेशन पर्सन नहीं हो, ना ही वो नॉन रेजिडेंट हो। अगर वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है, तो ही वो कंपोजिशन स्कीम को ले सकता है, अदरवाइज वो कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। सेकंड, ऐसे पर्सन ने या कंपोजिशन सप्लायर ने जो भी गुड्स रिसीव किए हैं, जो भी स्टॉक उसके पास है, वो उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन से ना खरीदा हो। अगर अनरजिस्टर्ड से खरीदे तो हमने केस किया था, सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड, तो टैक्स कौन देगा? रिसिपिएंट। जबकि रिवर्स चार्ज सिस्टम तो कंपोजिशन स्कीम में है ही नहीं, क्योंकि इसमें आप ITC नहीं ले सकते हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट कह रहा है कि उसे टैक्स पे करना होगा, ही शैल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, यानी कि रिवर्स चार्ज अगर वो पे कर रहा है तो कुछ कंडीशंस पे करेगा, हमेशा वो नहीं होगा कि आप अनरजिस्टर्ड से ले रहे हो। कंपोजिशन वाला कंपोजिशन से ही गुड्स की एक्सचेंज करेगा। उसके बाद वो नोटिफाइड गुड्स के बिजनेस में एंगेज नहीं होना चाहिए। नोटिफाइड गुड्स अभी हमने किया आइसक्रीम, टोबैको और पान मसाला।
उसके बाद जो ये कंपोजिशन वाला टैक्सेबल पर्सन है, इसको जो बिल बनाना है अपनी सप्लाई का, ये सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई बनाएगा, ये टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकता, यानी इनवॉइस बिल नहीं बनाएगा। और अपने हर बिल पे इसको मेंशन करना ज़रूरी है कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है जो कि अपने रिसिपिएंट से गुड सप्लाई करते टाइम टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। और जहाँ पे भी अपना बिजनेस चलाना चाहता है वहाँ पे अपनी हर होर्डिंग पे, हर एडवर्टीजमेंट पे इसको मेंशन करना ज़रूरी है कि ये कंपोजिशन वाला टैक्सेबल पर्सन है। बच्चे यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है एग्रीगेट टर्नओवर अंडर कंपोजिशन स्कीम। अब हमने टर्नओवर की बात की, अभी आपने कहा कि 1.5 करोड़ और 50 लाख की लिमिट है, तो इसमें हमने इंक्लूड क्या क्या करना है टर्नओवर कैलकुलेट करते टाइम। सबसे पहले एक इंक्लूड्स है, दूसरे एक्सक्लूड्स हैं, यानी इसमें इंक्लूड क्या करना है, सारी टैक्सेबल सप्लाई आपने इंक्लूड करनी है। सिर्फ वो नहीं इंक्लूड करनी जिसमें रिवर्स चार्ज हो, यानी जिसमें टैक्स यहाँ पे किसको देना पड़े, सप्लायर को देना पड़े या रिसिपिएंट को देना पड़े। इनवर्ट सप्लाई यानी कि रिसीव कर रहा है गुड्स को। अगर कोई कंपोजिशन वाला सप्लायर गुड्स रिसीव कर रहा है, बदले में उसको चार्ज या टैक्स देना पड़ रहा है, तो ऐसी सप्लाई को हमने इंक्लूड नहीं करना। दूसरा एग्जम्प्ट सप्लाईज, उसके टर्नओवर की हमने बात की है। एग्जम्प्ट सप्लाईज कितनी कर रहा है, यानी जितनी भी वो सप्लाई कर रहा है टोटल, वो सारी आपको टर्नओवर के अंडर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, चाहे वो इंटरस्टेट हो, पूरे इंडिया में अप्लाई होनी चाहिए। बच्चे पैन गलती से शॉर्ट में हो गया, ये जो इंक्लूड्स में सबसे लास्ट पॉइंट है सेम पैन बड़े वाला आएगा, PAN। सेम पैन के अंडर पूरे इंडिया में उसने जहाँ जहाँ पे भी सप्लाईज किए वो सारी इंक्लूड होंगी। अगर उसने कोई एक्सपोर्ट किया है वो भी टर्नओवर में इंक्लूड करना है। कोई एग्जम्प्टेड सप्लाई है जो शेड्यूल 3 में गिवन थी वो भी इंक्लूड करनी है। उसके बाद जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई है वो आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, सिवाय RCM के जो कि रिवर्स चार्ज बेसिस था। क्या इंक्लूड नहीं करना टर्नओवर में, एक तो ये इनवर्ट सप्लाई रिवर्स चार्ज वाली, दूसरा सेंट्रल टैक्स यानी CGST, SGST, UTGST, IGST और सेस, ये सब आपको इंक्लूड नहीं करने टर्नओवर में। उसके बाद ये मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, एक पर्सन है उसने अपनी बिजनेस चलाया हुआ, उसके पास एक ही पैन है, पैन नंबर 1 है उसके पास, उसके 2 बिजनेसेस चल रहे हैं, एक हरियाणा में एक दिल्ली में, एक उसकी सेल है 80 लाख, एक है 40 लाख। लेकिन ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस कौन सा होता है बच्चे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? 90-20 80-90। अरे मैं तो सिर्फ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर पूछ रही हूँ। असेसमेंट ईयर से पहले वाला। हाँ हाँ, अभी मैंने ना आपको यहाँ पे कोई ईयर वीयर नहीं लिख के दिया है, कुछ भी नहीं लिख के दिया, तो आप कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते। बस आप ये कहोगे कि पिछले वाला फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि मैं अभी टैक्स मैंने कैलकुलेट करने की बात ही नहीं करी, तो हम कहेंगे कि जो अभी करंट चल रहा है इससे एग्जैक्ट लास्ट वाला हमारा प्रीवियस ईयर। उसके नेक्स्ट में मैंने दिया है टर्नओवर इन सेकेंड क्वार्टर। आपको मैंने बताया था जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा, क्वार्टरली बेसिस पे। कंपोजिशन में क्वार्टरली बेसिस पे होगा, अगर नॉन कंपोजिशन है तो मंथली या क्वार्टरली। आई रिपीट, अगर नॉर्मल टैक्स देना है GST के अंदर तो आप मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे देंगे। अगर आप कंपोजिशन वाले टैक्सेबल पर्सन हो तो आपको वो टैक्स क्वार्टरली पे करना है, लेकिन एनुअल रिटर्न आपको साल में सिर्फ एक बार फाइल करनी है। अब मैंने यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर की बात की है। सेकेंड क्वार्टर का मतलब अप्रैल टू जून फर्स्ट क्वार्टर, उसके बाद जुलाई टू सितंबर दैट इज सेकेंड क्वार्टर। उसके बाद मैंने आपको CGST और SGST दिया हुआ है, यानी कि टोटल जो टैक्स लगेगा। अगर कोई आपसे कुछ भी नहीं कह रहा है, चाहे मैन्युफैक्चरर हैं तो 1% टैक्स देना है, गुड्स सप्लाई कर रहे हो 1% देना है, यानी मैन्युफैक्चरर हो या सप्लायर हो 1% आपका टैक्स जाएगा। वो 1% है, मैंने टोटल 1% कहा तो इसका मतलब आधा CGST और आधा SGST। अगर मैं इसको कहूँ ये देखो हरियाणा और दिल्ली में सेल कर रहा है तो ये तो इंटरस्टेट हो गया, तो यहाँ पे IGST लगना चाहिए, लेकिन IGST भी तो कॉम्बिनेशन था CGST और SGST का।
मैंने इस वाले फाइनेंशियल ईयर में आपको टर्नओवर दी हुई 5 लाख और 10 लाख। उसके बाद मैंने आपको अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ये आप खुद कैलकुलेट करके मुझे दोगे। एग्रीगेट टर्नओवर अभी हमने पढ़ा कि जो आपकी इसी साल की टर्नओवर है आपको वो इंक्लूड करनी है, टैक्स लगाना है 0.5%। अब आप मुझे ये बताओगे कि आप कौन सी वाली सेल पे लगाओ, क्या आप पिछले सालों के लगाते रहोगे या इस साल की बात करोगे? नहीं होएगा तो ये मैं आपको करा दूंगी, अगर हो सके तो किसी से मुझे प्लीज़ इसको सॉल्व करके देना। उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट है, इन ए फाइनेंशियल ईयर टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑफ ए मैन्युफैक्चरर आर एज अंडर। यानी कि कोई सप्लायर था, कोई मैन्युफैक्चरर था, मैंने मैन्युफैक्चरर वर्ड यूज़ किया, सप्लायर वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ। कोई मैन्युफैक्चरर है, उसकी एक फाइनेंशियल ईयर की टोटल सप्लाईज दी हुई हैं, यानी कि जिसको आप एग्रीगेट टर्नओवर भी बोल सकते हो। अब देखना है कि क्या वो एलिजिबल है या नहीं है कंपोजिशन के लिए, और अगर है तो उसकी टर्नओवर कैलकुलेट करो। सबसे पहले मैंने इंट्रास्टेट दी हुई है, दूसरे में भी इंट्रास्टेट है, तीसरे में भी, और चौथे में इनवर्ट सप्लाई है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसमें मैंने क्या कहा कि सारे इंट्रास्टेट वाले लेने हैं, लेकिन जितनी भी सप्लाई इसने करी है क्या वो सारी हमें एग्रीगेट टर्नओवर में लेनी है? यस। किसको नहीं लेना? रिवर्स चार्ज को। अब इसमें हमने बताना है कि क्या ये एलिजिबल है। अब टोटल करो सबका, 50 + 35 85, 85 + 30 115, बच्चे 115 ना? यस मैम। 50 + 35 + 30 लाख टोटल आपने किया। उसके बाद अगर हम फोर्थ भी ऐड कर दें, बताओ इसमें फोर्थ पॉइंट ऐड होगा या नहीं होगा? नो मैम। नहीं होगा, क्योंकि ये रिवर्स चार्ज वाला है। हमने रिवर्स चार्ज वाली इनवर्ट सप्लाई को ऐड नहीं करना। तो अब यहाँ पे कितनी होगी? 115, यानी कि 1,15,00,000। इसका मतलब ये परसेंट 1.5 करोड़ से कम है, इसलिए ये कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है, और इसकी टर्नओवर आएगी 1,15, जो कि कंपोजिशन के अंडर आएगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कंडीशंस क्या क्या होंगी कंपोजिशन स्कीम की। पहला कि इसको जो नॉट एलिजिबल गुड्स हैं, यानी कि जिनको जीएसटी रेंज में इंक्लूड ही नहीं किया गया, ये वो वाली गुड्स बनाएगा तो इसको हम लेंगे ही नहीं जीएसटी में, तो इसको कंपोजिशन भी नहीं मिलेगा। दूसरा, ये इंटरस्टेट सेल नहीं कर सकता। तीसरा, ना तो ई कॉमर्स से कर सकता है, ना ही नोटिफाइड गुड्स बना सकता है। नोटिफाइड आप यहाँ पे मेंशन वही करोगे, आइसक्रीम, एडिबल आइसक्रीम, पान मसाला और टोबैको या टोबैको के सब्सटीट्यूट्स। उसके बाद ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब आप अपने एक ही पैन से जितना भी आपने ट्रांजैक्शंस करी हैं, जिस जिस जगह पे आपकी फॉर्म है, वो सारे रजिस्टर्ड फॉर्म, अगर आप 1.5 करोड़ से कम के ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आप सभी फॉर्म्स के लिए कंपोजिशन के लिए अप्लाई करोगे। किसी एक फॉर्म को छोड़ के बाकी फॉर्म्स के ऊपर कंपोजिशन अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद कंपोजिशन स्कीम में आईटीसी नहीं मिलता, ना ही ऐसा कंपोजिशन वाला टैक्सेबल पर्सन टैक्स को कलेक्ट कर सकता है, जो हमने टीसीएस की बात करी थी। उसके बाद कोई भी कंपोजिशन वाला पर्सन चाहे तो कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ कर सकता है, यानी कि वो डिनाई कर सकता है। जैसे ही किसी पर्सन को लगता है कि वो अब कंपोजिशन की स्कीम को और नहीं रखना चाहता या वो अपने बिजनेस को बंद करना चाहता है, तो वो किसी भी टाइम एक एप्लीकेशन फाइल करके अपना रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम से कैंसिल करवा सकता है। इसके लिए विड्रॉ करने से पहले आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना ज़रूरी है। जब भी आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा करने से आपको जो आपका डिसएडवांटेज होगा कंपोजिशन स्कीम का, उसके 7 डेज़ के अंदर अंदर, जैसे कोई इवेंट हो जाता है जिसमें आप एलिजिबिलिटी कंडीशन को पूरा नहीं कर रहे हो, तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करने कि अब आप और कंपोजिशन स्कीम का पार्ट नहीं बनना चाहते हो। इसमें आपके पास क्या ऑप्शन है जब आप विड्रॉल की बात करेंगे? सबसे पहला, अगर कोई पर्सन, आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि वो कैसे एलिजिबल हो जाता है। सबसे पहला ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10। बच्चे सॉरी, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताना भूल गई थी कि कंपोजिशन लेवी सेक्शन 10 में आती है। इट्स माय फॉल्ट, आई एम सॉरी। सेक्शन 10, सेक्शन 7 हमारा सप्लाई का था, सेक्शन 9 लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, सेक्शन 15 सप्लाई की वैल्यू को डिटरमाइन कर रहा था, सेक्शन 10 है हमारे पास
कंपोजिशन लेवी का। तो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन टैक्स पे करना चाहता है तो वो कर सकता है। जैसे ही उस पर्सन को अलाउ कर दिया जाता है तो मान लिया जाएगा कि वो कंपोजिशन स्कीम में उसने इंटीमेट कर दिया, तो वो रजिस्टर्ड हो गया। और उसकी कंपोजिशन स्कीम कब से अप्लाई होगी? बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जैसे ही अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है वो पर्सन कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अभी मान लो मई चल रहा है, टुडे इज़ 8 मई। अगर कोई पर्सन 8 मई को बोलता है कि उसे कंपोजिशन में जाना है, लेकिन अगर कोई पर्सन मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में बोलता है तो उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, लेकिन उसकी कंपोजिशन लेवी इमीडिएट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगी। सेकंड, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले उस पर्सन को कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जिसने सेक्शन 10 में यानी कंपोजिशन में अपना रजिस्टर कराया है, उसे हर साल जीएसटी काउंसिल को रिपीट नहीं करना पड़ेगा कि वो कंपोजिशन में रहना चाहता है। जब तक कोई पर्सन सेक्शन 10 की कंडीशंस को पूरा करता रहेगा तब तक वो कंपोजिशन स्कीम का पार्ट बना रहेगा। उसके बाद अगर हमने किसी पर्सन को रजिस्ट्रेशन दे दिया और वो पर्सन कंपोजिशन स्कीम के अंडर टैक्स देने के लिए भी एग्री करता है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपनी एक सूचना देनी होगी। उसके लिए फॉर्म जाएगा जीएसटी, सीएमपी का मतलब कंपोजिशन, 01 वाला इसका फॉर्म जाएगा, उस पर उसको साइन करने पड़ेंगे। उसके बाद उसको जीएसटी पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। उसने जैसे ही ये फॉर्म फाइल कर दिया, मान लिया जाएगा कि ये पर्सन कंपोजिशन स्कीम के लिए रजिस्टर्ड हो गया। उसके बाद है कंपोजिशन स्कीम किसके लिए अवेलेबल नहीं है? जो आपकी या तो शेड्यूल 3 में गिवन है यानी कि नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, या फिर सर्विसेज के लिए एलिजिबल नहीं है। जो अब से पहले यानी 2019 से पहले जो जीएसटी का रूल बनाया गया था, सीजीएसटी एक्ट 2017, उसमें भी कंपोजिशन स्कीम सिर्फ गुड्स के लिए दी गई थी, सर्विसेज के लिए नहीं दी गई थी। सिर्फ उन्हीं सर्विसेज के लिए थी जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए थी। जैसे आप कोई फूड दे रहे हो, सिर्फ उस सर्विस को हमने कंपोजिशन में इंक्लूड किया था, लेकिन फिर उसके बाद चेंजेस किए गए। 1 फरवरी 2019 के बाद से सीजीएसटी एक्ट 2017 में बना था, इसमें अमेंडमेंट किया गया 2018 में। सेक्शन 1 के सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया कि कोई भी सर्विस जो ह्यूमन कंजम्पशन के सिवा कोई और टाइप की भी है तो उसको हम जीएसटी रेंज में कंपोजिशन में इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि 1 फरवरी 2019 से एप्लीकेबल होगा। इसीलिए अब हमने सर्विस की लिमिट रखी हुई है 50 लाख। ये पॉइंट क्लियर है बच्चे? एक बार और बताओ। हाँ, यस मैम। 2019 से पहले सर्विसेज के सभी सर्विसेज कंपोजिशन में इंक्लूड नहीं थी। सिर्फ एक ही सर्विस इंक्लूड थी। अगर ह्यूमन बीइंग के कंजम्पशन के लिए कोई फूड दिया जा रहा है, सिर्फ वो इंक्लूड था और किसी भी टाइप की सर्विस इंक्लूड नहीं थी कंपोजिशन में। फिर सीजीएसटी एक्ट जो 2017 में बना था, इसमें अमेंडमेंट किया गया 2018 में। उसमें बोला गया कि आप सिर्फ फूड वाली सर्विस के सिवा बाकी सर्विसेज को भी कंपोजिशन में इंक्लूड कर सकते हो। ऐसा एप्लीकेबल था 1 फरवरी 2019 से, जिसकी लिमिट अब हमने रखी हुई है 50 लाख। अब ठीक है? यस मैम। यस मैम। अब आगे चलते हैं। जो भी आपका कंपोजिशन वाला टैक्सेबल पर्सन होगा उसको करना क्या क्या है। क्या आपका हो गया? ओके। जीएसटी सीएमपी 1, जीएसटी आपको पता ही है, सीएमपी कंपोजिशन, इसको क्या क्या फॉर्म भरने होंगे। सबसे पहले इसको अगर 01 फॉर्म भरता है, इसका मतलब ये पर्सन सेक्शन 10 के अंडर यानी कंपोजिशन के अंडर टैक्स पे करने के लिए सूचना देता है। और ऐसी सूचना इसे कब देनी है? कब देनी है बच्चे? जिस दिन से ये करना चाहता है, या फिर 30 दिन पहले इसे सूचना देनी ज़रूरी है कि वो जीएसटी के अंडर
अपना रजिस्ट्रेशन चाहता है, जैसे ही कोई नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो उससे 30 दिन पहले तक भी अगर ये सूचना दे देता है, फॉर्म भर देता है, तो ऐसा पर्सन कंपोजिशन के अंडर रजिस्टर्ड होने के लिए लायबल हो जाता है। सेकंड है हमारे पास 02 फॉर्म की अगर बात करते हैं, आपको जो भी देना है वो हर फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले देना है, ताकि आने वाले फाइनेंशियल ईयर से आप कंपोजिशन के अंडर आ जाएं। इसमें आपने क्या इन्फॉर्म करना है, आप अगर सेशन के बीच में यानी फाइनेंशियल ईयर के बीच में अगर कंपोजिशन लेना चाहते हो तो आपको CMP 02 फिल करना होगा। इसके लिए कंडीशन मैं आपको भी बताऊंगी। तीसरा है CMP 03। जब हम 03 की बात करेंगे यानी थर्ड फॉर्म जब हमने फिल करना है तो जितना भी उसके पास स्टॉक है उसको वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये रजिस्टर्ड पर्सन हो या अनरजिस्टर्ड हो, यानी कि अगर कोई पर्सन चाहे वो ऑलरेडी कंपोजिशन का पार्ट है या फिर उसके गुड्स किसी ऐसे व्यक्ति के पास हैं जो कि अभी तक अनरजिस्टर्ड है, तो जैसे ही वो कंपोजिशन की स्कीम लेना चाहता है उसके 90 डेज़ के अंदर अंदर उसे अपना सारा गुड्स कलेक्ट करके उन कलेक्टेड गुड्स की इंफॉर्मेशन कंपोजिशन के फॉर्म 3 में देनी ज़रूरी है। अब बात करते हैं फॉर्म 02 की। आपके पास अगर थर्ड आप याद नहीं कर सकते हो, डोंट वरी, फॉर्म 1 और 2 आपको याद रखना है। हर GST के लिए कंपोजिशन का फॉर्म आपको फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से पहले देना है, ताकि आप इमीडिएट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो जाएं। इसमें आप इन्फॉर्म करोगे कि आप सेक्शन 10 के अंडर टैक्स देने के लिए विलिंग हो, आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो, आप नोटिफाइड गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, ना ही उनको सप्लाई कर रहे हो, आप विद इन स्टेट सेल कर रहे हो, तो आप फॉर्म 1 फिल करेंगे और फॉर्म 2 फिल करोगे जब आपने सेशन के बीच में करना है, जब आप किसी फाइनेंशियल ईयर के मिड में कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हो। सपोज आज की डेट तक मैंने जितनी ट्रांजैक्शंस कर दी इनको साइड कर देते हैं, अब तक की टोटल सप्लाईज आपने जितनी की है उनको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। उसके बाद कल से लेके इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक जितने भी आपकी टर्नओवर है उसके लिए आप कंपोजिशन में आना चाहते हो तो आपको कैसे टैक्स पे करना है, आप फॉर्म 2 फिल करेंगे। पहले वाला टैक्स नॉर्मल टैक्स से, आज के बाद से नेक्स्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर तक आपको कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जितना टोटल टैक्स बनेगा आपको वो सारा पे करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम, क्लियर। कंपोजिशन में आप वो टैक्स दोगे जिस दिन से आपने कंपोजिशन लिया है। अगर आप उससे पहले वाली सप्लाईज की बात करो, सप्लाई तो आपने की है, वो सप्लाई आपकी टैक्सेबल थी, उन टैक्सेबल सप्लाईज के लिए आपको बिना कंपोजिशन वाला टैक्स देना है, वो चाहे आपका जिस भी रेट से अप्लाइड हो। उसके बाद वाली डेट से आप कंपोजिशन रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेंगे। ठीक है बच्चे, हो गया यहाँ तक?